हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में है भरपूर एक्शन। जी हां, दुनिया भर के बाजारों से बड़ी कमजोरी के संकेत और गैप से नीचे खुलने के आसार। अब बड़ा सवाल है कि गैप से खुलने के बाद हम रिकवर होंगे या और फिसलेंगे। कहां होगी आज की ओपनिंग और उससे ज्यादा अहम यह कि कहां होगी आज की क्लोजिंग, इस पर रहेगा हमारा खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, आपकी टी शर्ट बता रही है कि आज का सेशन कैसे होने वाला है सर, तो बहुत सारी चर्चाएं करनी है। आज के ट्रिगर्स बता दीजिए सर। जी हाँ, बिल्कुल। ट्रिगर्स तो आज दीप पूरी तरह से अमेरिकी बाजारों से आते हुए दिख रहे हैं। 1860 अंकों की अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड कमजोरी, मंदी, गिरावट, जो आप कहना चाहें वो कह सकते हैं, वो दिखी है अमेरिका में। जी हाँ, सोचा नहीं था। हालांकि कल हम जब बंद हुए तो 500-600 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे ट्रेड कर रहे थे और 2 दिनों से लगातार कमजोरी के संकेत दे भी रहते, लेकिन इतना गिरेंगे ये नहीं सोचा था। एसजेएक्स 50 225 अंक नीचे है इस वक्त। कच्चे तेल में भी गिरावट आई है। ब्रेंट क्रूड $37 के आसपास है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ है इन पूरी गिरावट के बीच में। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ा मामला है और उस पर फोकस रहना चाहिए, और वो है मोरेटोरियम को लेकर। जो सुप्रीम कोर्ट में ब्याज के मोरेटोरियम को लेकर जो सुनवाई चल रही है, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकता है। वहाँ पर नजर रहेंगी। बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ी अहमियत वाली खबर होगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर, 2 ऑटो स्टॉक और हिंडाल्को, ये 3 बड़े स्टॉक हैं जिनके आज नतीजे आने वाले हैं। तो ये सारा का सारा एक्शन है आज आपके लिए दीप। बिल्कुल अनिल जी। और मार्च और अप्रैल की थोड़ी वॉलेटिलिटी हम भूल गए थे मई के महीने में, जब दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए। जून की शुरुआत में भी सर दोनों तरफ के ट्रेड्स हुए। पर जिस तरह की कल बिकवाली का दबाव हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में, डाउ में हमने देखा है इस साल की 7वीं सबसे बड़ी बिकवाली थी और 1860 अंक टूटा डाउ। सर, क्या आज भारतीय बाजार भी ब्लैक फ्राइडे के लिए तैयार हैं? कैसे देखना चाहिए कल के ग्लोबल एक्शन को सर? दीप, कल अमेरिकी बाजार गिरे हैं, कमजोर हुए हैं, बंद नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि अब वापस अमेरिकी बाजार खुलेंगे नहीं। 7% की गिरावट किसी भी लिहाज से बहुत बड़ी होती है। 1800 पॉइंट, 1900 पॉइंट की गिरावट छोटी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। और जिन वजहों से गिरे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। और शायद यही अच्छी बात है कि जो कुछ भी रिएक्शन आप एसजेएक्स निफ्टी में अब देख रहे हैं, जो कुछ भी रिएक्शन आप एशियाई बाजारों में देख रहे हैं, वो बड़ा सधा सा है। हाँ, नेगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब जैसे दुनिया खत्म होने जा रही है और उस हिसाब से आप पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, ब्लैक फ्राइडे वाली सिचुएशन नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एसजेएक्स 50 रिकवर करता हुआ दिख रहा है या डाउ फ्यूचर्स 300 ऊपर हो गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके कारण है। कारण क्या है? कारण में आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा, और वो ये कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से गिरे हैं। तो वजह सबसे बड़ी तो ये कि कोरोना के केसेस। अब उस कोरोना के केसेस में भले ही जिस दिन से ट्रम्प साहब ने कहा कि फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, उसके बाद से कोई ऐसी खास, हाँ ये जरूर है कि आप ये कह सकते हो कि 30-35 हज़ार केस हर रोज आते थे, वो घटकर 20-25 हज़ार की रेंज में आ गए। लेकिन 20-25 हज़ार केस भी अपने आप में कम नहीं होते। तो उस लिहाज से कोई कोरोना के मामलों में बड़ी अमेरिका ने अचीवमेंट हासिल कर ली हो पिछले 1-1.5 महीने में, वैसा तो दिख नहीं रहा। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने और दुनिया ने ये मान लिया कि भाई ये तो लाइफ लॉन्ग चलेगा, हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, पीछे छोड़ते हैं, बाजार आगे चलते हैं। तो कोरोना के मामलों को लेकर कोई नई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें नहीं पता थी और जिसकी वजह से अमेरिका के बाजार गिरे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो थोड़ी सी नई आप मान सकते हैं, और वो ये कि क्या कोरोना को लेकर वेव 2 यानी कि दूसरी पारी आ रही है क्या, ये हल्का सा डर बढ़ा है। क्योंकि जैसे जैसे जहाँ जहाँ लॉकडाउन खुला है वहाँ थोड़ी से संकेत इस तरह के आ रहे हैं कि कोरोना में कहर बढ़ सकता है। उस चीज़ ने जरूर थोड़ा सा डर बनाया। तो वो एक हल्की सी चीज़ नहीं थी कि कोरोना में क्या जहाँ जहाँ लॉकडाउन खुल रहा है दुनिया में या अमेरिका में, क्या वहाँ मामले बढ़ सकते हैं। ये हल्की सी नई चीज़। दूसरी चीज़ जिस पर बाजार गिरे वो इकोनॉमिक रिकवरी में देरी को लेकर। अब अमेरिका में किसको भरोसा था या हिंदुस्तान में किसको भरोसा है कि इकोनॉमिक रिकवरी तुरंत हो जाएगी? अरे भाई, जब हम 12,300 12,400 पर 12,400 पर निफ्टी में होते थे, तब भी हमें पता था कि हमारी इकोनॉमी स्लो हो रही है, तब भी हमें पता था कि दुनिया की इकोनॉमी स्लो हो रही है। तो कोरोना के बाद तो स्लो होनी थी। तो इसमें भी कोई नई बात नहीं है जिसकी वजह से बाजार गिरे। अच्छा, फेड चेयरमैन तो परसों ही बोल चुके थे, कल तो अलग से कुछ बोला नहीं कि इकोनॉमी को रिकवर होने में 2 साल लगेंगे, कम से कम हम 2 साल ब्याज दरें नीचे रखेंगे। पॉइंट यही है सिंपल कि बाजारों का रिएक्शन अपनी जगह होता है, कारण अपनी जगह होते हैं। तो कारण वो थे जो पहले से पता है। वजह ये थी कि अचानक से लोगों को लगा कि अब नया ट्रिगर नहीं है, फेड की मीटिंग भी निकल चुकी है,
प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। सिर्फ पॉइंट एक ही है कि जब लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चलती है ग्लोबल बाजारों में, स्पेशली अमेरिका में, तो वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली मूड पर काफ़ी डिपेंड करती है। अचानक किसी दिन आपका मूड खराब है तो आप ना तो खरीदेंगे, और दूसरा ये कि अगर आपने अच्छी खासी तेजी देख ली है और फिर सोचते हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें, और ये दोनों अगर एक साथ हो जाए तो फिर वो होता है जो अमेरिकी बाजारों में कल रात आपने देखा। मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी बाजारों की कल की इतनी तेज़ गिरावट से किसी को परेशान होने की ज़रूरत है, ब्लैक फ्राइडे सोचने की ज़रूरत है। हाँ, एक कारण और अलग हो सकता है जिसको हम आगे बात करेंगे विस्तार से, लेकिन अमेरिका की वजह से आप बड़े दुखी हो जाएं, मुंह फुलाकर बैठ जाएं, नाराज़ हो जाएं कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है। और अब भी मैं ये कहूँगा कि हमने कहा था मार्च खराब है, अप्रैल अच्छा है, मई तरफ वोलेटाइल रहेगा, और जून में भी वैसा ही मामला रहने वाला है। आपको दोनों तरफ के मौके मिलेंगे। ऊपर आपने अच्छा 10,328 का हाई बनाया है, थोड़ा करेक्शन हो रहा है, होने दीजिए। अब जहाँ तक आज के भारतीय बाजारों का सवाल है अमेरिका से रिएक्शन लेकर, तो मुझे लगता है एक लिमिटेड रिएक्शन रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हम उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। हम भी तो 10,300 इसी वजह से पहुंचे कि नैस्डैक ने लाइफ टाइम हाई लगाया है, डाउ इतना मजबूत होकर बंद हुआ, तो उनका साथ तो हमें देना है। हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कोरोना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है इकोनॉमिक रिकवरी, जी नहीं, हम बिल्कुल उनके साथ जुड़े हुए हैं भावनाओं से, और उन भावनाओं के चलते हमें रिएक्शन देना है, बिल्कुल देंगे, लेकिन हमारा रिएक्शन उतना नहीं होगा जितना आपका है 6% का है। सॉरी, हम इतना नहीं गिरेंगे जितना आप गिरें। क्यों? उसकी भी वजह है, लाइफ टाइम हाई पर नैस्डैक है, अमेरिकी बाजार अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर नहीं, हम तो बहुत दूर है, हमारे लिए तो अभी भी मतलब कोसों दूर है, 20% से ज़्यादा हम नीचे हैं। तो हम उतने नहीं बढ़े हैं, उतने नहीं भागे हैं कि हम आपकी तरह गिरे, तो हमारी बढ़त भी कम हुई है, हमारी गिरावट भी कम होगी। दीप, ये बहुत वैलिड पॉइंट सर आपने कहा कि हमारी बढ़त अमेरिका के हिसाब से कम हुई है, तो फिर गिरावट भी उस हिसाब से कम ही होनी चाहिए। और कल ऑलरेडी अमेरिका में इतनी बड़ी गिरावट आने से पहले भारतीय बाजार कमजोर हो रहे थे, तो शायद इम्पैक्ट तो दिखेगा बट उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो। पर सर, डोमेस्टिक मार्केट के लिए आज एक और अहम दिन है। एक तो नई हफ्ते की एक्सपायरी शुरू हो रही है, वो तो है ही सर, पर उसके अलावा जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है मॉरेटोरियम को लेकर, वो कितनी अहम हो सकती है बैंक्स के लिए? कल हमने देखा जब एजीआर का मामला आया, वैसे तो मार्केट न्यूट्रल इवेंट था, बट थोड़ी नर्वसनेस उस मामले से जरूर आते हुए बढ़ी। आज उससे भी बड़ा मामला होगा, स्पेशली बैंक्स के लिए, तो उस हिसाब से क्या एक्सपेक्टेशन रहनी चाहिए? क्या बैंक्स को राहत मिल सकती है या फिर परेशानी हो सकती है आज? दीप, मेरे लिए तो बड़ा मामला वो है, इवन डाउ की गिरावट से बड़ा मामला, कि आज सुप्रीम कोर्ट ब्याज के मोरेटोरियम को लेकर क्या फैसला देता है। पहले मैं हल्का सा मामला समझा दूं हमारे दर्शकों को, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि एक याचिका दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये कहा कि अगर सरकार ये कहती है और आरबीआई ये कहता है कि बैंक्स अपने ग्राहकों को ब्याज पर मोरेटोरियम दे रहे हैं। मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि आप पैसे वापस नहीं लेंगे, ऐसे में उन्हें ब्याज के पैसे माफ़ कर देने चाहिए। ये मामला है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, भाई देखिए, हम भी समझते हैं कि इस वक्त बड़े मुश्किल हालात हैं और आपको ग्राहकों से ब्याज नहीं लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मत था। उसके बाद बैंक निफ्टी तेजी से गिरा भी, राइट, आपको याद होगा। हालांकि गिरने के बाद वापस 21,800 का हाई बनाया है, वो एक अलग बात है, लेकिन उस वक्त गिरा इसी वजह से। अब उसके इस मामले पर आरबीआई और सरकार को अपना जवाब देना था, शायद उन्होंने बंद लिफाफे में वो जवाब सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अब आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा और हो सकता है फैसला भी आ जाए। अब फैसला दो तरह से हो सकता है। पहला तो ये, जो सुप्रीम कोर्ट ने पिछला डिसीजन देने का जो इंडिकेशन दिया कि नहीं, आरबीआई को और बैंकों को ये ब्याज माफ़ करना चाहिए ग्राहकों का, अगर वो होता है तो क्या, अगर वैसा किया जाता है तो 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सारे बैंकों को मिलाकर होता है। 2 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ के आसपास का नुकसान होता है। उसमें से अगर आप समझिए कि थोड़ा आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन और वो मुनाफा छोड़ भी दें, तो भी मुनाफे का नुकसान तो 2 करोड़ है, लेकिन नेट बैंकों की जेब से करीबन 1 लाख करोड़ तो पक्का ही जाएगा। अब आरबीआई क्लियर कट कह चुका है कि ये ठीक नहीं है बैंकों के लिए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह ही दे कि नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, आपने मोरेटोरियम शब्द का इस्तेमाल भी किया है, और मोरेटोरियम का मतलब होता है कि राहत दीजिए, तो देना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ जाता है तो ये सेंटीमेंट के लिहाज से बेहद नेगेटिव है। उसको फिर आरबीआई और सरकार कैसे डिफेंड करेगी, वो देखने वाली बात होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो है दीप, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला ये ना दे कि आपको ब्याज की माफ़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सरकार को सुझाए, आरबीआई को सुझाए कि आप किसी तरह की राहत दीजिए लोगों को, तो वो राहत क्या हो सकती है, वो दूसरा मामला हो सकता है। क्या वो राहत ये हो सकती है कि इस मोरेटोरियम पीरियड में
बैंक्स जो भी अपना स्प्रेड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बोरोइंग कॉस्ट 9% है और आप 12% पे लैंड करते हैं, तो वो 3% का जो आप प्रॉफिट बना रहे हैं उतना कम कर दीजिए। वो कम करने के लिए कह सकते हैं वो भी बैंक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि आपका मुनाफा नहीं बनेगा। पॉइंट नंबर 3 जो मोस्ट लाइकली और मैं जो समझता हूँ कि जो होगा और होना चाहिए, वो ये कि ब्याज की माफ़ी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमारा तो काम खाली सजेस्ट करने का था। अगर आरबीआई और सरकार को लगता है कि ब्याज की माफ़ी नहीं करनी चाहिए तो ठीक है, ये डिसीजन आप लीजिए। और आरबीआई ने तो साफ कहा भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट के परव्यू के बाहर का मामला है। ये बैंक्स को डिसाइड करना है, आरबीआई को डिसाइड करना है कि ब्याज माफ़ किया जाए या नहीं। उसके पीछे सॉलिड रीज़न है। क्या? एक, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम नहीं लिया वो क्या बेवकूफ़ हैं और उन्होंने गलती की है कि वो टाइम से लोन की किस्त भर रहे हैं या ब्याज भर रहे हैं? ऐसे तो आप कल्चर ख़राब कर रहे हैं। करेक्ट? फिर तो जो देने वाला आदमी है वो भी यही सोचेगा अगली बार कि मैं भी क्यों दूं। पहला। दूसरा, क्या बैंकों की ताकत है कि 2 लाख करोड़ का नुकसान उठा पाए? नहीं। तीसरा, क्या आरबीआई या सरकार की ताकत है कि 2 लाख करोड़ का नुकसान उठा पाए? जी नहीं। और चौथा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ इंटरेस्टिंग ये है कि अगर चलिए माफ़ कर दिया जाए ये ब्याज, तो क्या जो डिपॉजिट होल्डर हैं उनको ब्याज नहीं दिया जाए? अगर बैंक अपना ब्याज नहीं कमाएंगे, जिनको वो कर्ज दे रहे हैं, तो जिनसे डिपॉजिट ली उनको ब्याज कैसे देंगे? इस सवाल का जवाब क्या है? तो ये 4 लॉजिक ऐसे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, नॉट नेसेसरी कि सही हो जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात पर आए कि आरबीआई और सरकार को जो ठीक लगे वो करे। हमने ये एक सजेशन दिया है कि अगर आप किसी तरह की रिलीफ दे सकते हैं कर्ज लेने वालों को तो वो रिलीफ दीजिए, लेकिन फैक्ट्स को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो फैसला बैंकों के अगेंस्ट में, आरबीआई के अगेंस्ट में, सरकार के अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। और उसके अपने आप में सबसे सॉलिड रीजन वो है जो नंबर 4 पर है। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, अगर हम ब्याज की कमाई नहीं करेंगे तो हम ब्याज भी नहीं देंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बैंकिंग सिस्टम के लिए ये कितना बड़ा झटका हो सकता है। फिर मैं अपने पैसे बैंक में रखूँ ही क्यों? तो ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। अब इस डिसीजन का असर क्या पड़ सकता है बाजार पर, वो मैं बता दूं। अगर डिसीजन बैंकों के अगेंस्ट में आता है तो मार्केट जोर से जाएगा और स्पेशली बैंक निफ्टी जोर से गिरेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। और अगर नहीं आता है तो ये एक बड़ी रिलीफ रैली होगी। हालांकि ये मैं नहीं आना ज़्यादा प्राइस में। दीप, एक चीज़ भूलिए मत, जब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया था उस दिन बैंक निफ्टी गिरा। उस दिन गिरने के बाद भी बैंक निफ्टी ने 21,800 का हाई बनाया है। इसका मतलब कहीं न कहीं बाजार के बैक ऑफ द माइंड दिमाग में ये है कि ये होने वाला नहीं है। नहीं तो इस सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आने के बाद आप नया बैंक निफ्टी पे हाई बनाएं, वापस वहाँ से 2,000 पॉइंट बढ़े, ये मामूली बात नहीं। 1,500-2,000 पॉइंट की तेजी वहाँ से हुई है। इसलिए मेरा ये समझना है कि नहीं आना कुछ हद तक प्राइस में है, लेकिन उसके बावजूद एक वो तलवार लटकी हुई हट जाएगी तो बैंक निफ्टी और बैंकिंग शेयर वहाँ से चल सकते हैं। ये मेरा पूरा ऑब्जर्वेशन है। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, क्या करेगा, ये देखना बेहद अहम है। तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स अपनी जगह है, लेकिन हमारे लिए आज का सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि सुप्रीम कोर्ट मॉरेटोरियम वाले मामले पर क्या डिसीजन देता है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, और उस पर तो कड़ी नजर रहेगी कि क्या डिसीजन आता है मामले पर और उसके बाद बाजार पर क्या इम्पैक्ट रहता है। चर्चा करेंगे इसके बारे में, डिस्कशन जारी रहेगा और बैंक्स पर तो बड़ा फोकस वैसे भी रहेगा। पर फिर सर आज के क्यूज की बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज का फिर सेटअप कैसा लग रहा है। ग्लोबल तो कोई सरप्राइज नहीं है सर, नेगेटिव है, बट बाकी क्यूज भी आपने सर आज नेगेटिव से न्यूट्रली रखे हैं। हाँ, नेगेटिव साइड पे ज़्यादा देखिए, एफआईज के आंकड़े नेगेटिव है, मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। घरेलू फंड्स के आंकड़े नेगेटिव है, वायदा कारोबार के आंकड़े न्यूट्रल हुए हैं, सेंटिमेंट नेचुरली नेगेटिव है। 1-2 वजह से, एक तो कल की जो क्लोजिंग हुई है वो 10,000 के नीचे की, हमें बहुत दिनों बाद क्लोजिंग मिली, कम से कम 7-8 दिन बाद हम 10,000 के नीचे बंद हुए हैं वो। और दूसरा एक ग्लोबल माहौल से हमारा मूड खराब है। तो ये 2-3 रीजन है जो सेंटिमेंट को नेगेटिव कर रहे हैं। ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है, और ट्रेंड न्यूट्रल इसलिए हुआ है कि आप 9,975 के नीचे बंद हुए हैं, या 10,000 मान लें राउंड फिगर। मैंने आपको लगातार कहा था कि जब तक 10,000 के ऊपर हैं ट्रेंड पॉजिटिव है, 10,000 के नीचे न्यूट्रल है, अभी नेगेटिव नहीं हुआ, वक्त है। मैं पॉइंट सिंपल यही है कि सेंटिमेंट जो है ना, देखिए दीप, 3 चीज़ें होती है जो बाज़ार को डिसाइड करती है कि बाज़ार कब कैसे चलेगा। काफ़ी सारे लोग कल ट्वीट भी कर रहे थे कि सुबह तो सारे बाय कॉल्स आ रहे थे, दोपहर में सब सेल कॉल आए। बाज़ार का मूड मतलब जो भी एक्सपर्ट्स अपनी रिकमेंडेशन देते हैं वो बदल जाते हैं। देखिए, बदलना कब गलत है? बदलना गलत तब है जब भाव ना बदले या मार्केट का ट्रेंड ना बदले।
और आप अड़ियल होकर खड़े रहें कि नहीं मैं तो यही सोचूंगा और मैं तो यही रखूंगा, वो गलत होगा। जब प्राइसेस डायनामिक है, हर सेकंड आपको ट्रेड होता है, और ट्रेड तब होता है जब एक आदमी खरीदना चाहता है, एक आदमी बेचना चाहता है। अगर दो आदमी किसी भी एक स्टॉक पर या इंडेक्स पर हर एक सेकंड मिली सेकंड में अपना डिफरेंट व्यू रखते हैं, तभी तो दोनों मिलते हैं, ट्रेड होता है। अगर सब लोग एक ही दिशा में सोचे खरीदना है तो सब ऊपर का सर्किट, सब नीचे का सोचे तो सब नीचे का सर्किट, तो ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब दो अलग व्यू है। तो वो व्यू हमेशा बदलेंगे, व्यू कभी स्टैटिक हो नहीं सकता बाजार। अब आप खुद देखिए ना कि 1860 पॉइंट गिरने जैसी क्या वजह थी भाई डाउ में, और अच्छा किसको अंदाजा था कि 1860 पॉइंट गिर जाएगा। इसलिए वो बाजार के मूड के साथ आपको बदलना पड़ेगा, लेवल्स के साथ बदलना पड़ेगा, उसमें फैक्टर्स बहुत होते हैं। तो ये जो मिनट मिनट का मूड होता है, घंटे घंटे का होता है, एक आध दिन का होता है, ये डिसाइड करता है सेंटीमेंट। और सेंटीमेंट सबसे ज़्यादा बदलने वाली चीज़ है। तुरंत आप मतलब आधा घंटे में सेंटीमेंट भाव को देखकर, खबर को देखकर 5 मिनट में, 5 सेकंड में बदल सकता है। दूसरी चीज़ होती है वो है लिक्विडिटी, जो मीडियम टर्म में बाजार का मूड तय करती है, और जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार काफ़ी तेज़ी से भाग रहे थे। तो लिक्विडिटी का अपना गेम था, उसने बाजार को होल्ड करके रखा था और बाजार भागे जा रहे थे। लेकिन अचानक से आप वो कहते हैं कि लिक्विडिटी का फ्लो रोक दें कि नहीं अब नहीं खरीदूंगा, जितना खरीदना था खरीद लिया, या मेरा पेट भर गया, अब मुझे और नहीं चाहिए, और जैसे ही आप ये डिसीजन लेते हैं लिक्विडिटी खत्म। फिर तीसरे फैक्टर पर आता है मार्केट, और वो है फंडामेंटल, जो लॉन्ग टर्म के लिए सबसे ज़्यादा लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पर चलता है। और फंडामेंटल देखकर अगर आपको लगता है कि कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, वेव 2 आने वाली है, या इकोनॉमिक रिकवरी में दो साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, तो आप फंडामेंटल रीजन सोचने लगते हैं। ये 3 ऐसे बड़े कारण हैं जिस पर बाजार ट्रेड करता है, और आपको ये चीज़ समझ में आनी बहुत ज़रूरी कि कब कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। किसी वक्त सेंटीमेंट काम करेगा, किसी वक्त लिक्विडिटी काम करेगी, किसी वक्त फंडामेंटल काम करेगा, और किसी वक्त जब एक से ज़्यादा फैक्टर काम करते हैं तो बाजार में वॉलेटिलिटी होती है। और इन 3 चीज़ों से बाजार बनता है, और इन 3 चीज़ों के बेसिस पर बाजार ऊपर नीचे ट्रेड करता है। तो कल के मार्केट में अमेरिका में जो हुआ, जो सेंटीमेंट खराब हुआ, फंडामेंटल तो कमज़ोर हैं ही, और लिक्विडिटी ने अपना साथ छोड़ दिया, और वो 1800 पॉइंट देखने को मिला। तो ये एग्जैक्टली कल का आप मार्केट का एनालिसिस अमेरिका का समझ सकते हैं। अदरवाइज नया कुछ भी नहीं है, सेंटीमेंट इसी वजह से खराब है, ये एकदम साफ समझ लीजिए। जी दीप। बिल्कुल, और देखते हैं कि इसका फिर आज कितना बड़ा इफेक्ट होता है सर। तो सबसे बड़ा सवाल जो व्यूअर्स का यही होगा सर कि आज की रेंज को आप कैसे देख रहे हैं। इनिशियल गैप डाउन तो होने वाला है, उसके बाद बाजार की चाल कैसे देख रहे हैं। 9500 9600 मेरे लिए आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, और ये वो रेंज है जहाँ पर मैं सोचता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग करनी चाहिए, कर सकते हैं, और चाहें तो आप फ्रेश खरीदारी भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं। खरीदारी करने के 2 तरीके हैं दीप। एक ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले करें, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। वो आपको डिसीजन लेना है अपनी रिस्क के हिसाब से, क्योंकि न मुझे पता है, न आपको पता है, न किसी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आने वाला है। जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसके बेसिस पर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आपको पता है कि रिस्क क्या है, या तो बड़ा पैसा आएगा या बड़ा जाएगा, दोनों चीज़ हो सकती है। तो पॉइंट नंबर 1, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले 9500 9600 मेरे लिए दिन का सपोर्ट जोन है। अगर गलती से ये सपोर्ट जोन टूटता है, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, अगर टूटता है, चाहे वो सप्लाई की वजह से टूट जाए, चाहे भले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टूटे, तो 9250 9400 बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है। ये तो 100% ब्लाइंड बाय जोन है, ब्लाइंड बाय, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। दीप एक चीज़ समझ लीजिए, 8800 या यूँ कहें कि 9000 समझ लीजिए कि 22-23 मार्च को 22-23 मई को 9900 थे, 9800 के आसपास, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 8800 9000 की रेंज में आपने 22 मार्च से अपनी यात्रा शुरू की, ठीक है, और 10,328 पहुँचे आप 8 जून को, यानी कि 15 दिन में। 15 दिन में आपने 8,800 से 10,328 का हाई बनाया, 8806 10,328 एग्जैक्टली ये, यानी कि 1500 पॉइंट। अब 1500 पॉइंट का आधा करेक्शन 700-800 पॉइंट का हो जाता है, तो 9,500 9,600 आ जाता है, तो क्या बुरा है, वो 50% करेक्शन है, वहाँ पर क्या डरने घबराने की ज़रूरत है, कोई टेंशन मत लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मार्केट खत्म हो जाने वाला है या बहुत ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज आप देखिए डाउ का 1800 पॉइंट का फॉल देखकर आप पूरी ट्विटर पर लाइन देख लीजिए, लोगों को वापस 6000 7000 6500 5000 ये सारे लेवल याद आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोई वो लेवल नहीं आ सकते या आएंगे,
ये डिस्कशन करने का, ये डिसीजन देने का ये वक्त भी नहीं है, और एक दिन की गिरावट या एक दिन की मजबूती से आपको इस तरह के डिसीजन लेने भी नहीं चाहिए। लेकिन पॉइंट ये है कि आप ओवर रिएक्शन ना दें किसी चीज़ का, और वो ओवर रिएक्शन आज आपका मंदी की तरफ नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये समझना है, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है 9500 9600 अच्छा रेंज है जहाँ पर आप शॉर्ट काटने की सोच सकते हैं। 9250 9400 मजबूत सपोर्ट जोन है। ऊपरी स्तरों पर 9725 9825 ये वो लेवल है जहाँ तक बाजार आने की कोशिश कर सकता है अगर की तो, और वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी 19650 19850 ये सपोर्ट जो है यहाँ शुरुआत होगी, और उसके बाद अगर वहाँ से नीचे फिसले तो 19200 19300 की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 20000 20400 की रेंज 20200 20400 की निकल कर आती है। वैसे 19950 से ही ऊपर रिस्क शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी मैंने सेफर साइड पर, वो इसलिए कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज नहीं आना होता मॉरिटोरियम पे तो रेंज में थोड़ी नीचे कर लेता, वो 20000 से 20300 की हो जाती, लेकिन मैंने सेफर साइड पर ऊपर 20200 20400 की रखी है। और पुट कॉल रेशियो आपका 1.4 पर है, कंफर्टेबल है, जो आज थोड़ा कम होगा ही। विक्स 1% बढ़कर आया है। जी दीप। बिल्कुल, तो देखते हैं किस तरह के क्यूज आते हैं, बट इतना बड़ा मूवमेंट शायद होने इनिशियली होने के बाद थोड़ा सेटल होना चाहिए बाजार को। एग्जिस्टिंग पोजीशन सर क्या ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो तेजी में थे कल? देखिए दीप, हमने 10,000 का स्टॉप लॉस दिया था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर कल। अगर आपने डिसिप्लिन के साथ ट्रिगर कर दिया, वेल एंड गुड। नहीं किया तो आज अब आपको 9500 रखना है। अब आप दिन के दौरान 9500 के नीचे जाएं या उसके नीचे बंद हो तो ही करिए, क्योंकि अब 9600 पे तो आप खुल रहे हैं। अब उसमें क्या, मैं अब वहाँ पर स्टॉप लॉस में अगर अभी आपको बोलूँगा 9900 स्टॉप लॉस है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब रिवाइज स्टॉप लॉस जो बनता है वो 9500 का बनता है, और बैंक निफ्टी पर 19500 का बनता है। इंट्राडे में कल लोगों का स्टॉप लॉस 20500 का था इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर अब आप 19500 का स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है, अब उनके लिए मैं स्टॉप लॉस अलग तरीके से नीचे रिवाइज में गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपको शॉर्ट पोजीशन पे कैसे स्टॉप लॉस रखना है वो समझ लीजिए। 9750 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर शॉर्ट पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस ये होगा 20000 का इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर। ये दोनों स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रही जहां तक एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। सर नई पोजीशंस कैसे बनानी चाहिए? नई पोजीशन निफ्टी में खरीदारी करने की राय है 9500 से 9600 की रेंज में। 9400 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 9650 9725 और 9800 ये 3 टारगेट के लिए आपको ऊपर खरीदारी करनी है। लेकिन खरीदारी किसको करनी है? खरीदारी करनी है सिर्फ और सिर्फ हाई रिस्क लेने वाले ट्रेडर्स, जो स्किल ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगा कर ट्रेड करना जानते हैं, ट्रेडिंग और टीवी स्क्रीन के सामने रहते हैं, खबरों पर रिएक्शन जिन्हें आता हो, उन लोगों के लिए है। खतरों के खिलाड़ी जिन्हें आप शॉर्ट में कह दें। बाकी आप इस तरह के दिनों में आप लाइफ एंजॉय करें, सीखने की कोशिश करें। हर रोज़ ट्रेड करना, कमाना या गंवाना ज़रूरी नहीं, ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा है। आप किसी किसी दिन सिर्फ बाजार में सीखने के लिए भी आ सकते हैं। आज ऐसा ही एक सेशन हो सकता है कि 1860 पॉइंट डाउ गिरने के बावजूद भारतीय बाजार किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। ये एक लर्निंग लेसन उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हें बाजार में 2-3-4 साल ही हुए हों, या जो नए आए हों। जो 15-20 साल निकाल चुके हैं वो तो ऐसी चीज़ें कई बार देख चुके हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए आज अर्निंग नहीं, लर्निंग सेशन भी हो सकता है। और उसके बीच बीच में अगर अर्निंग हो जाए तो वेल एंड गुड, सोने पे सुहागा। बट कम से कम लर्निंग के लिहाज से आज का सेशन देखिए, और ये लर्निंग इस हिसाब से। लेकिन जो ट्रेड करना चाहते हैं उन्हें अपनी रिस्क पता होनी चाहिए, और साथ ही उन्हें अपना स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए। निफ्टी का शॉर्ट कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ। अब आप सरप्राइज करेंगे बाजार इतना नीचे खुलने की तैयारी कर रहा है, इतना खराब है, मैं नहीं दे रहा हूँ। क्यों कि गैप से खुलेगा। अब मैं आपको बोलूँ 9600 के स्टॉप लॉस के लिए, 9725 के स्टॉप लॉस के लिए निफ्टी बेचे हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है, खुलना ही वही है। मैं शॉर्ट कॉल नहीं दे रहा हूँ, मैं शॉर्ट कॉल दूंगा अगर आया तो 9:08 पर प्री ओपनिंग सेशन में आपको एक शॉर्ट कॉल मिलेगा। वहाँ पर किस तरह के लेवल्स निकल कर आते हैं उसके बेसिस पे मैं आपको शॉर्ट कॉल दूंगा। अगर गैप से नहीं खुले, अच्छे लेवल पर खुले, ऊपर खुले, तो फिर मैं ऊपर मतलब मैं पॉजिटिव की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन कम नीचे खुले तो मेरी नज़र है कि मुझे कहाँ शॉर्ट कॉल देना है, तो वो मैं आपको 9:08 पर दूंगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, अब देखिए इसमें दीप दो चीज़ है। एक तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले तो मुझे 19650 के आसपास भी खरीदना बनता है।
550 से 19,850 बढ़िया रेंज है जहाँ खरीदा जा सकता है। लेकिन डर एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अलग आ गया तो आप गिर सकते हैं। तो मैं इसलिए बैंक निफ्टी में सेफ रहना चाहता हूँ। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन नहीं खरीदेंगे चलेगा या बाद में खरीदेंगे चलेगा, लेकिन 19,200 19,300 अच्छी रेंज है जहाँ अगर बैंक निफ्टी आए तो मैं मौका छोड़ना नहीं चाहता। 19,000 आपका स्टॉप लॉस होगा, 19,500 19,650 19,850 और 19,950 तक के टारगेट के लिए। दीप, मैंने आजकल है ना एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो आपने सुना भी होगा पहले भी, गोल्डन लेवल। अब क्या होता है, कई बार हम बोलते हैं कुछ लेवल्स बोलते हैं, लोग अननोटिस कर देते हैं और देखते नहीं कि क्या है क्या नहीं है। हर बार तो हमें ना नहीं लेना है, नहीं फंसना है, इस तरह की मुहिम नहीं बना सकते हैं क्योंकि वो बड़ी रेंज वाले मामले होते हैं। लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कभी कभार होती है कि 30 से 40% मार्केट गिरे, लेकिन जब मार्केट की रेंज 8-10% की है तो फिर आप उस रेंज को लोगों के दिमाग में कैसे बिठाएं। तो उसका मैंने एक फॉर्मूला निकाला है और उस फॉर्मूले के लिए मैंने गोल्डन लेवल का इस्तेमाल करना शुरू किया कि ये गोल्डन लेवल है। इन गोल्डन लेवल का मतलब है कि इन लेवल के आसपास आए निफ्टी या बैंक निफ्टी तो आपको ट्रेड लेना चाहिए, जिसकी शुरुआत हमने की कि 16,800 17,100 बैंक निफ्टी पर गोल्डन लेवल है। ये बात है 23 मई के आसपास की, 22-23 मई के आसपास की, और 17,150 का 17,105 का लो बनाया। उसके बाद गोल्डन लेवल ऊपर का मैंने बोला था 21,950 22,150, 21,800 से घुमा 100-150 पॉइंट। एग्जैक्ट लेवल इतनी बड़ी रेंज में 5,000 पॉइंट की रेंज में 100-200 पॉइंट इधर उधर होंगे, हो सकते हैं, एकदम प्रिसाइज बताना मेरे बस की बात नहीं है। थोड़ा सा, और वो भी कितना, 0.5% ही है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। वहाँ से आप देखिए वापस करेक्शन आया। अब ये जो करेक्शन हो रहा है, इस करेक्शन में अगर आपको कहीं कुछ गोल्डन लेवल मिलेंगे तो वहाँ पर खरीदारी करनी है। और वो गोल्डन लेवल मुझे निफ्टी में 9,250 9,400 की रेंज में दिखता है। वो गोल्डन लेवल मुझे 19,000 19,200 की रेंज में मुझे बैंक निफ्टी पर दिखता है। तो वहाँ पर आएगा मौका तो हम खरीदेंगे फिर से। ऐसा नहीं कि कोई वन साइडेड मार्केट वापस 7,500 जा रहा है, बिल्कुल ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। और नहीं इसको वापस भागकर नया हाई बनाने की जल्दी की 10,500 की तरफ जाना है। निफ्टी में भी आपको याद होगा 10,300 10,450 वो गोल्डन लेवल है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, निकल जाना चाहिए, और 10,328 का हाई बनाया है। तो ये चीज़ें होंगी। प्रॉब्लम एक ही है कि जब वो लेवल होता है ना, उस वक्त मार्केट इतना मजबूत दिखता है कि आपकी हिम्मत नहीं होती बेचने की। वो सही भी है, नहीं हो पाती, इसीलिए आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना ज़रूरी होता है, ताकि या तो आपके पास दो तरीका है, हिम्मत करके कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर बेच दो, जो होगा देखा जाएगा, या फिर ये कि आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलें, वो दूसरा तरीका होता है। बट पॉइंट ये कि आपको गोल्डन लेवल मिलने वाले हैं नीचे की तरफ खरीदने के लिए, वो अब आज मिलेंगे या 1-2 दिन में देखेंगे, लेकिन वापस एंट्री भी करनी है, छोड़ना नहीं है इस मार्केट को। जी दीप। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी हाथ से जानी नहीं चाहिए। और आपको एक बार दिखा भी देते हैं कि कैसे 17,000 के आसपास अनिल जी ने कहा भी था कि अब जमकर खरीदारी करिए। 5,000 पॉइंट की रैली आई और फिर ऊपरी स्तरों पर आपको बताया भी गया था कि बिकवाली करनी है। जो गोल्डन लेवल्स की अनिल जी बात कर रहे हैं, एक बार आपको याद दिला देते हैं कि किस तरह इस पर आपको स्ट्रैटेजी दी गई थी। 16,800 17,100 ये वो रेंज है जहां पर ट्रेडर्स को अपनी शॉर्ट भी काटनी चाहिए, लॉन्ग भी करनी चाहिए। कम से कम 4 दिन तक लगातार कहा कि 16,800 17,100 ड्रीम लेवल है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्पेशली बैंक निफ्टी में लॉटरी लग रही है। 21,950 22,150 ये ठीक उसी तरह प्रॉफिट बुकिंग रेंज है जैसे कि खरीदारी की रेंज हमने 16,800 17,100 में दी थी। ये 300 पॉइंट की रेंज ब्लाइंड बाय है, वैसे ही ये 200 पॉइंट की रेंज एकदम ब्लाइंड प्रॉफिट बुकिंग सेल रेंज है, लेवल है। ये उसी तरह का गोल्डन लेवल है शॉर्ट करने का जो 16,800 17,100 का लॉन्ग करने का लेवल था। मैं फिर कहूँगा अगर बाजार वापस से 22,000 के नज़दीक पहुँचता है तो वो लेवल गोल्डन लेवल है जहाँ आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए, किसी को ना पूछे। ये थे वो गोल्डन लेवल्स जिस पर अनिल जी ने आपको पहले भी राय दी थी। और देखिए बाजार का मूवमेंट एग्जैक्टली वैसे हुआ। निचले स्तरों पर आपने अच्छी रैली पकड़ी है और फिर ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की भी स्ट्रैटेजी आई है। आज देखते हैं किस तरह का एक्शन रहता है सर। कुछ और डिटेल्स बात करें सर तो आज जो एफएनओ बैन में अपडेट है, फिर से कुछ काफी सारे स्टॉक्स में बदलाव हुए हैं। हाँ ठीक है, ये तो अब जिस तरह से मार्केट का एक्शन है चलता रहेगा। अदानी एंटरप्राइजेज एस्कॉर्ट्स बैन में आए हैं, वोडाफोन आइडिया और एनसीसी बाहर निकले, बाकी 4 भेल पीवीआर जेएसपीएल और जस्ट डायल ये बैन में है ही। दीप, बैंक निफ्टी में एक चीज़ कहना भूल गया था, वो ये कि बैंक निफ्टी में बाय कॉल स्ट्रेटेजी या तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद करें या फिर करें तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ और क्वांटिटी कम रखें। इसके लिहाज से आज निफ्टी ट्रेड करना ज़्यादा सेफ रहेगा बजाय बैंक निफ्टी के।
फैसले के पहले। लेकिन मेरा ये सोचना है कि फैसला हो सकता है बैंकिंग शेयरों के लिए फेवर में आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया बात हो सकती है। जी दीप। बिल्कुल, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का अहम डिसीजन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट्स के लिए, स्पेशली बैंक्स और बैंक्स निफ्टी के लिए, तो वहां पर नजर है। सर, क्यूज की थोड़ी विस्तार में चर्चा करें तो एफआईएस डीआईएस दोनों नेगेटिव आते हुए दिखे हैं कल की बिकवाली में, पर वायदा कारोबार अभी भी न्यूट्रल है। जी, 800 करोड़ के कैश में एफआईज ने बेचे, 925 करोड़ के इंडेक्स और 800 करोड़ के स्टॉक्स, यानी कि लगभग 1600 करोड़ के स्टॉक्स और 900 करोड़ के इंडेक्स, यानी 2500 करोड़ की डायरेक्शनल बिकवाली हुई है, जो कि बड़ी है। साथ में घरेलू फंड ने कोई खरीदारी नहीं की, 2 दिन से 3 दिन से ये मूड खराब ही करके बैठे थे। खाली कल 500 करोड़ का खरीदा था, फिर परसों और कल फिर से इन्होंने 923 करोड़ का बेच दिया। तो डेटा दोनों ही खराब है कि घरेलू फंड के भी और एफआईज की। कल ही उन्होंने संकेत दे दिए थे कि हम हमारी पोजीशन कम कर रहे हैं। अब आइए वायदा कारोबार के संकेतों में। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दीप जो समझ लीजिए, कल 9,900 पे आप बंद हुए हैं, ठीक है। अब आप गैप से खुलेंगे, कहाँ खुलेंगे ये इंपॉर्टेंट है। अगर समझिए आप 9,600 या इसके नीचे खुलते हैं तो एक समस्या पैदा हो जाती है, और वो समस्या ये है 9,600 से लेकर 10,100, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें जो इस वीक वाली जो सीरीज आज से शुरू हो रही है, इसमें टोटल मिलाकर पुट में है 40 लाख शेयर। कितने? 40 लाख शेयर। अब ये 40 लाख शेयर रिस्क पे आ जाएंगे। समझो किसी ने 10,100 का पुट बेचा है, किसी ने 10,000 का पुट बेचा है। अब वो क्या सोचेगा मेरा प्रॉफिट बनेगा, और उसके लिए सीधे ही 300-400 पॉइंट नीचे है, तो उसको तो अनलिमिटेड लॉस आना शुरू हो गया। जो पुट बेच कर बैठा है, तेजी की पोजीशन बनाकर बैठा है, ठीक है। तो अब ये लोग कितना डर कर अपनी पोजीशन खाली करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगर 9,600 के आसपास या इसके नीचे खुलकर टिके तो फिर थोड़ी और शॉर्ट, जो लॉन्ग अनवाइंडिंग जिसे बोलते हैं, तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन खाली होना, वो 9,500 के आसपास तक निफ्टी को ले जा सकता है। लेकिन उसके बियॉन्ड कम लगता है। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट का इस सीरीज का 9,500 पर ही है, 12 लाख शेयर, और दोनों मंथली मिलाकर देखें तो 41 लाख शेयर, जो बड़ा है। तो मैं अभी 9,500 टूटने की नहीं सोच रहा। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे की रिस्क अभी तो कम से कम नहीं लग रही। अब फ्रेश कोई नया ट्रिगर मंदी का आ जाए वो तो मुझे नहीं पता, बट अदरवाइज मैं ये कहना चाहता हूँ बहुत स्ट्रांगली डेटा के लिहाज से 9,500 9,600 वो रेंज है जहाँ बाजार रुक जाएगा और जहाँ पर आपको शॉर्ट कवरिंग भी करनी चाहिए। हिम्मत वाले ट्रेडर हैं, रिस्क लेना जानते हैं, छोटा ट्रेड करें, खरीद भी सकते हैं। ये अब 10,000 के ऊपर वापस टिक कर बाजार ट्रेड करना शुरू करेगा तो ही आपको तेजी करनी है। अदरवाइज आपके लिए रेंज होगी 9,500 10,000 की, जहां पर आपको टाइम वाइज करेक्शन देना है। ये तो बात होगी निफ्टी की। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, भले अभी हम दूसरा ही हफ्ता है जून महीने का, लेकिन 9,700 से 10,100 के बीच में मंथली सीरीज में भी 70 लाख शेयर पुट पर हैं। तो 9,700 के नीचे आप खुलेंगे तो ये 70 लाख शेयरों पे भी मार्क टू मार्केट लॉस तो आना चालू हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप 100 पॉइंट नीचे खुलते हैं ना, वहाँ पे और पुट में शेयर ऐड हो जाते हैं जो रिस्क पे आ जाते हैं। तो अब बढ़ने में फिर आपको जोर आएगा। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे ना, जो लोग पुट बेच कर बैठे सोचें चलो ठीक है छोड़ो यार, ये तो अच्छा हुआ डाउ 1800-1900 पॉइंट गिरा, उसके बावजूद हम इतना नहीं गिरे, अपना भाव आ रहा है, निकलो। तो ये बिकवाली का जो प्रेशर, अब पहले कैसा था कि हर गिरावट में खरीदारी आ रही थी, अब थोड़ा हर उछाल में निकलने का प्रेशर आ सकता है, तो बाजार के बढ़ने की स्पीड कम हो जाएगी या हर लेवल पर बाजार को अटकना पड़ेगा। ये एक पहला पॉइंट है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में डेटा बहुत ज़्यादा है नहीं, ऊपर 21,000 थोड़ा सा है, तो बहुत कम डेटा है वीकली और मंथली सीरीज में, तो उसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं। 19,000 सपोर्ट दिख रहा है, 20,000 रुकावट है, बीच में 19,500 के आसपास आप थोड़ा वक्त बिताएंगे। सिंपल। जी दीप। ओके, नज़र रखते हैं किस हिसाब से, पर जैसे कि अनिल जी बता रहे हैं, बाय ऑन डिप्स की मार्केट अब शायद सेंटिमेंट सेल ऑन रैलीज का हो जाएगा, पर देखते हैं आज का कैसा एक्शन रहेगा, काफी अहम रहेगा। चलिए देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स भी आज एक्शन में रहेंगे। देवांशी, पूजा और आशीष हमारे साथ तैयार है। देवांशी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए खबरों वाले स्टॉक्स कौन से रहेंगे अर्निंग्स रिएक्शन पर, और कौन से ट्रिगर्स हैं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले आप देखिए, अगर कैश मार्केट की बात करें तो कैस्ट्रॉल इंडिया, आईओएल केमिकल्स, मैंगलो केमिकल्स, फर्टिलाइजर, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, साथ ही गुडईयर इंडिया, पुदमजी पेपर्स जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसके नतीजे आज जाहिर होने वाले हैं, इस पर आप नजर कीजिए। साथ ही आयशा मोटर्स, इसके भी आज नतीजे हैं, लेकिन बोर्ड इसके अलावा जो शेयर विभाजन है इस पर भी आज फैसला लेगी, तो इस पर आज क्लोजली वॉच करें। और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर इसलिए नजर रहेगी क्योंकि जो राइट इश्यू थे उसमें जितने भी शेयर्स अलॉट हुए थे वो आज मार्केट में आते हुए दिखेंगे। तो
उनका जो फ्लोट है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, इसके चलते आज फोकस होगा। और हेक्सा आज फिर एक बार बोर्ड की बैठक होने वाली है, जहां पे वॉलंटरी डीलिस्टिंग के प्रस्ताव पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। 285 प्रति शेयर का इंडिकेटिव ऑफर प्राइस फिलहाल तय किया गया है। साथ ही फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इस मामले में आज हाईकोर्ट की अगली सुनवाई होने वाली है। और आज एक्स डेट है मैक्स इंडिया, इस पर नजर कीजिए, जो अमालगमेशन और स्पिन ऑफ होता हुआ देखा है, इसका आज एक्स डेट है, तो इसके चलते आज फोकस होगा। साथ ही नतीजों के लिहाज से आज EID पेरी, इसके नतीजे इस बार काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। इनकी जो रॉ मटेरियल्स है, इनकी कीमतें काफी कम होती हुई दिखी, इसके चलते मार्जिन्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा है। कुल मिला के जो आय है करीब 16% तक बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 74% तक की बढ़त आती हुई दिखी। मार्जिन्स इस बार करीब 13.5% से बढ़कर 13.5% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, लगभग आधे % कम होता हुआ दिखा। वो इसलिए क्योंकि टैक्स खर्च जो है वो शूट अप होता हुआ दिखा है 111 करोड़ पर। साथ ही डिक्सन टेक, इसके नतीजे भी आते हुए दिखे, ये भी काफी पॉजिटिव थे। अब देखिए जो आय है 0.2% तक कम हुई है, जो कि अनुमान से कम है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 49% बढ़ा है। मार्जिन्स आप देखिए 4.5% से बढ़कर 6.5% आते हुए दिखे। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बदलाव के चलते भी थोड़ा सा जो मार्जिन है इसमें अपसाइड देखने मिली है, लेकिन कुल मिला के ऑपरेशनल नंबर्स भी अच्छे हैं। रेडिंगटन इंडिया नंबर्स इस बार थोड़े से कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय इस बार करीब 0.1% कम हुई है। कामकाजी मुनाफे में 5% तक की गिरावट है और मार्जिन्स आप देखिए 2% से कम होकर 1.9% पर आते हुए दिखे। मुनाफा करीब 30% तक कम होता हुआ दिखा है। केना कंस्ट्रक्शन स्टेबल नंबर्स हैं। आय इस बार करीब 5% कम होती हुई दिखे, लेकिन मार्जिन्स जो हैं वो 23% से बढ़कर करीब 26% पे आते हुए दिखे हैं। ये पॉजिटिव है। और जो मुनाफा है वो 28% तक कम होता हुआ दिखा है। अन्य खर्च जो है वो थोड़े से बढ़ते हुए दिखे, लेकिन ऑपरेशनल नंबर्स थोड़े से स्टेबल हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट कमजोर ही नंबर्स आते हुए दिखे। अनुमान भी था कि कमजोर नंबर्स आते हुए दिखेंगे। आय करीब 1% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस तिमाही में 30% तक कम होता हुआ दिखा है। मार्जिन्स आप देखिए 7.5% से घटकर 5.5% पे कंपनी ने क्लॉक इन किए हैं। और साथ ही जो घाटा हुआ है कंपनी को वो करीब 17 करोड़ का था। तो मुनाफे से घाटे में कंपनी आती हुई दिखी। कोविड के चलते जो प्रोविजन या राइट ऑफ कंपनी करने वाली है वो करीब 16.5 करोड़ का है, इन्वेंट्री राइट ऑफ, इसके चलते भी मुनाफे पर असर आता हुआ दिखा है। आखिर में IIFL वेल्थ पर नजर कीजिए। जो आय है करीब 8.5% तक बढ़ती हुई दिखी। कामकाजी मुनाफे में 25% तक की गिरावट देखने मिली है और जो लॉस है वो करीब 3 करोड़ का है। पिछले साल कंपनी को मुनाफा था करीब 83 करोड़ का, तो इस पर भी नजर कीजिए। नंबर्स इस तिमाही में थोड़े से वीक आते हुए दिखे। बिल्कुल, तो कई सारे अर्निंग्स रिएक्शंस हैं जिन पर नजर रखनी पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं पूजा के पास कौन से स्टॉक्स हैं आज सुबह। गुड मॉर्निंग पूजा, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत नतीजों से ही कर लेते हैं। टेक सॉल्यूशन ने अपने नतीजे घोषित किए, जिसमें कि कमजोर नंबर्स आए हैं। आय में करीब 40% की गिरावट देखी गई है और कंपनी ने मुनाफे के सामने इस बार घाटा दर्ज किया है। तो कमजोर नंबर्स हैं टेक सॉल्यूशन के। कुछ और खबरों की बात करें तो आज HDFC और कोटक बैंक जैसे कंपनियों पर नजर रखी है, क्योंकि RBI ने कमर्शियल बैंकों में गवर्नेंस पर डिस्कशन पेपर जारी किया है, जिसमें कि उनका कहना है कि कोई भी CEO या होल टाइम डायरेक्टर का कार्यकाल बैंक में 15 साल के लिए तय किया जाना चाहिए और अगर वो बड़ा शेयर धारक है या बैंक का प्रमोटर है तो फिर वो कार्यकाल 10 साल तक के लिए सीमित कर देना चाहिए और 10 साल के बाद वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का हिस्सा बनकर बैंक में कामकाज में हिस्सा ले सकते हैं। गाइडलाइंस अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही फाइनल गाइडलाइंस आती है बैंकों के पास 2 साल का समय है। तो ऐसे में कोटक बैंक और HDFC बैंक जैसे जो बैंक हैं वहां पर कुछ असर देखने को मिल सकता है। NMDC पर नजर रखिए, क्योंकि एक नेगेटिव खबर है यहाँ पर कंपनी के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने आयरन और जमा और डिस्पैच करने पर रोक लगा दी है और छत्तीसगढ़ सरकार ने कंपनी पर नियमों की अनदेखी मामले का ये आरोप लगाया। हालांकि कंपनी का कहना है कि उनके पास आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन इसका एक असर आज स्टॉक में देखने की उम्मीद है। SBI लाइफ पर भी नजर रखिए, क्योंकि OFS के माध्यम से प्रमोटर SBI यहाँ पर करीब 2% हिस्सेदारी बेचेगा अपनी। आज से नॉन रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 725 रुपए तय किया गया है और 15 जून को ये रिटेल निवेशकों के लिए ये इशू खुलेगा। कोल इंडिया भी आज फोकस में रहेगा, क्योंकि कमर्शियल कोल माइनिंग ब्लॉक के लिए अब नीलामी 18 जून को होगी। ये डेट आ गई है और कोल माइनिंग से सरकार का एक अधिकार अब खत्म होगा और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो प्रधानमंत्री मोदी एक समारोह में करेंगे। शॉपर स्टॉप पर भी नजर रखिए। यहाँ पर
खबर आ रही है कि कंपनी 1100 से ज्यादा कर्मचारियों की छटनी कर सकती है और अपने कई सारे स्टोर्स बंद कर सकती है। तो आज शॉपर स्टॉक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में बात करते हैं एसबीआई की। रिलायंस कम्युनिकेशन में करीब 1200 करोड़ की रिकवरी के लिए अब एसबीआई ने अनिल अंबानी के खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी दायर की है, क्योंकि यहां पर लोगों के सामने अनिल अंबानी ने कुछ पर्सनल गारंटी दी थी। इस वजह से अनिल अंबानी को घेरे में ले लिया गया है और इसके चलते एसबीआई पर फोकस रहेगा, क्योंकि आरकॉम में एक बड़ा एक्सपोजर है बैंक का। ओके, तो नजर रखिए, बैंक्स के लिए अहम दिन है। कई सारी और भी खबरें आ रही हैं मॉरेटोरियम सुनवाई के अलावा, तो वहां पर भी एक्शन देखने को मिलेगा। चलिए जान लेते हैं कि आज ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार है। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सीएलएसए की रिपोर्ट आई है और एफएमसीजी स्टॉक्स पर ढेर सारी रिपोर्ट्स आती हुई देखिए। सबसे पहले देखिए एचयूएल, यहाँ पर इन्होंने आय के अनुमान में 9 से लेकर 11% की बढ़ोतरी की है और रेटिंग को अपग्रेड किया। आउट परफॉर्म की रेटिंग से बदलकर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। लक्ष्य 2500 से बढ़ाकर 2600 कर दिया है। इसके अलावा गोदरेज कंज्यूमर्स पर एक डाउनग्रेड आया, खरीदारी की राय को बदलकर अभी आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य 635 से बढ़ाकर 715 कर दिया है। और आईटीसी पर भी डाउनग्रेड किया इन्होंने, खरीदारी की राय को बदलकर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। लक्ष्य 365 से घटाकर 220 कर दिया है। इस डाउनग्रेड के पीछे का कारण ये बता रहे कि हाल ही में जो स्टॉक में तेजी आई है, जिसके चलते वैल्यूएशन अब इन्हें अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। डाबर पर खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 525 से बढ़ाकर 565 कर दिया है। और इमामी पर भी ये खरीदारी की राय दे रहे, लक्ष्य 330 से घटाकर 250 रुपए कर दिया है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर सीएलएसए की रिपोर्ट है, रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। बिकवाली से ये आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं और लक्ष्य 1000 रुपए से घटाकर 750 कर दिया है। ये कह रहे कि अब जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो उन्हें अच्छी नजर आ रही है। साथ ही कॉस्ट ऑफ फंड्स और जो कलेक्शन है उसको लेकर चिंता बरकरार है। एमजीएल पर रिपोर्ट आई है, सीएलएसए की खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 1425 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे हैं कि वॉल्यूम में तो जरूर गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन मार्जिन ये कह रहे हैं कि इनके अनुमान से बेहतर आते हुए दिखे हैं। बीपीसीएल पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 517 रुपए के लक्ष्य के लिए। और ये कह रहे हैं कि ये जो फ्यूल डिमांड है इसको रिकवरी जो होती है उस पर क्लोजली वॉच कर रहे हैं। एल&टी इन्फोटेक पर रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए। कह रहे कंपनी ने सभी सेगमेंट में अच्छा प्रदर्शन दिया है, जिसके चलते FY23 तक ये स्थिर आय का अनुमान लगा रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक पर पॉजिटिव है। और आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है पीवीसी कंपनीज के ऊपर। सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, जेफरीज ने 1245 रुपए के लक्ष्य के लिए। फिनेलेक्स इंडस्ट्रीज पर भी खरीदारी किराए दे रहे 500 रुपए के लक्ष्य के लिए। तो ये हैं वो तमाम रिपोर्ट्स जिन पर आज आपके लिए रहने वाला है एक्शन। और एक्शन की करते हैं शुरुआत। हमारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ, बिगुल पिक ऑफ द डे का। सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। कुणाल जी एक दिन की छुट्टी के बाद हमारे साथ फिर से हैं। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, सब ठीक ठाक हैं? आपके एक दिन में जाने में देखिए क्या क्या नहीं हो गया बाजार में, बताइए क्या करना चाहिए? कौन सा स्टॉक आज आपकी लिस्ट में? बाय सेल नोटा? सबसे पहले तो अनिल जी गुड मॉर्निंग आपको, गुड मॉर्निंग दीपांशु। और अनिल जी आपकी ये जो टी शर्ट है जो आपने पहनी है, ये खूनी लाल रंग की तो है नहीं अनिल जी, तो क्या इसको किस प्रकार का लाल रंग कहना चाहिए, तो ये थोड़ा स्पष्ट कर दें। तो मैं यहाँ दूर से देख पा रहा हूँ लाल ही माना जाना चाहिए, इसको एक कोई और रंग है अनिल जी? ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसे कहीं भी दूर दूर तक इसे लाल ना माने। ये लाल नहीं, ये मरून कलर की है। और इसको, और मेरे को बचपन में है ना, मैं एक चीज़ सीखा है कि जिस कलर को आप ढंग से ना पहचान पाएँ उस कलर को आप इंग्लिश कलर बोलते हैं। ये इंग्लिश कलर की है, हमें ये सिखाया। जो बड़ा अजीब अजीब से कई सारे 2-3 कलर के मिक्स कलर जो निकल कर आते थे ना, तो ये लाल कलर की बिल्कुल ना माने। और मैंने पर्पजली स्पेशली लाल कलर की ना पहनी ताकि कोई लोग मैसेज ये ना पढ़ें कि लाल कलर की, ये इंग्लिश कलर है जी। अच्छा, तो अनिल जी ये जो इंग्लिश कलर की आपने टी शर्ट पहनी है, देखते हैं इसका क्या असर पड़ेगा मार्केट पर। और अनिल जी कल मैंने आपको, राकेश जी को, दीपांशु को, सारे पैनलिस्ट को, जी बिजनेस के श्रोताओं को इतना ज़्यादा मिस किया अनिल जी, तो उससे मुझे लगा कि अनिल जी देखिए कैसा नाता बन गया अनिल जी कि अगर एक दिन भी आप मिलते नहीं है तो बहुत अजीब लगता है। लेकिन अनिल जी जो आज आपने टी शर्ट पहनी है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इसका पूरा नहीं कुछ असर तो बाजार पर पड़ेगा ही। और आपको बैलेंस करने के लिए दीपांशु ने जो रंग पहना है इसको तो हरा मान सकते हैं अनिल जी, या ये भी इंग्लिश कलर है कोई? एब्सोल्युटली, बिल्कुल
जो न समझ में आए, दीप वाला इजी है, ग्रीन में मान लेते हैं उनको, उनके लिए इजी है जी। अनिल जी, मेरी बिकवाली की राय है बाजार के रंग को देखते हुए, और बेचना है सेंचुरी टेक्सटाइल्स, जिसमें कि कल भी 7% की गिरावट थी। बड़ा ब्रेकडाउन आता हुआ चार्ट पर नजर आया। मुझे लगता है कि एक बार के लिए यहाँ पर 280 के लेवल्स आएंगे, तो 280 के पहले टारगेट के लिए शॉर्ट करने की राय है सेंचुरी टेक्सटाइल्स को। यहाँ पर 299 रुपए पर 299 पर स्टॉप लॉस रखें। 280 पहला टारगेट और 275 रुपए दूसरा टारगेट है, जिसके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स में बेचने की राय है। स्टॉक में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, जिसके ब्रेकडाउन के बाद और नीचे के लेवल्स देखने को मिलेंगे, तो मेरी राय में यहां पर बेच करके चले। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पर बिकवाली करें सेंचुरी टेक्सटाइल, 280 का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 280 और 275 का टारगेट, 299 का स्टॉप लॉस। बंसल जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरी तो पिक ऑफ द डे कल ही दी थी, उसी के साथ स्टिक करूंगा। स्टॉक है आयशर मोटर, जिसपे कल बिकवाली की राय दी थी। 17,200 का स्टॉप लॉस है, 15,350 पहला लक्ष्य, 15,000 दूसरा लक्ष्य। और अनिल जी, काफी लोग पैनिक कर रहे हैं यूएस मार्केट्स को देख के। 25,128 की क्लोजिंग है डाउ जोन्स की, लगभग 500 पॉइंट नीचे 24,500 डाउ जोन्स का एक अहम सपोर्ट है। नैस्डैक की क्लोजिंग है लगभग 9490 की, 8-9,000 से थोड़ा सा नीचे, उसमें एक मेजर सपोर्ट है। S&P 500 में 100 पॉइंट्स अनिल जी मौजूदा स्तरों से नीचे जो है एक बड़ा सपोर्ट है। तो इतना हताहत ना हो और इतना घबराए नहीं। और एक चीज और अनिल जी, एक स्टॉक और रडार पर है, कैश मार्केट का स्टॉक है, जो कि यहां से 25 से 50% बढ़ने का दमखम रखता है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के दम पर। और जो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट है वो कोरोना प्रूफ है, यूएस मार्केट की गिरावट से प्रूफ है। तो जुड़े रहें, चिपके रहें जी बिजनेस के साथ। उस पर अगर कोई बाय सिग्नल आएगा तो कुणाल जी और मेरी तरफ से बाय कॉल आएगा वहां पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक कैश मार्केट का दमदार स्टॉक आपके लिए आने की तैयारी में है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से, उसके लिए भी आप रहे तैयार। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर बाय सेल नोटा। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। आज अनिल जी मैं नोटा का इस्तेमाल करूंगा, वो इसके लिए कि अगर हम गैप से खुलते हैं 9600 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 9600 9620, जो मुझे लगता है वहां से अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। ड्यूरिंग द डे दोनों तरफ के मूव्स मिल सकते हैं, तो ओपन देख के पहले 15-20 मिनट का व्यू लेके फिर काम करना बेटर होगा। कल हमने सारी लॉन्ग्स काटने को बोली थी, जो भी शॉर्ट दिए थे उसके टारगेट्स आज आने चाहिए, वो बुक कर ले और फिर फ्रेश व्यू लेने के लिए थोड़ा सा वेट करें। पहले 15-20 मिनट में एक्शन क्लियर होगा। फिलहाल के लिए मेरा नोटा है। मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने नोटा का ऑप्शन भी दिया वागले साहब को। सचिन जी गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपकी क्या राय है। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। अनिल जी, जैसे आपने बताया यहाँ से मार्केट का टेक्सचर ज़रूर चेंज हो चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर बाउंस बैक मिल जाता है या रिकवरी आती है तो यहाँ पर मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज मोड पे ही रहना चाहिए। एंड स्टॉक्स ऐसे ही चूज़ करने हैं जहाँ पर ये जो कोरोना का इफेक्ट है, मुझे लग रहा है उसके वजह से जहाँ पर डैम्पनिंग या सेंटिमेंट डैम्पनिंग है, उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स और सेक्टर्स को चूज़ करना है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जुबिलेंट फूड्स यहाँ पर एक बार बिकवाली करनी चाहिए। जिस तरीके से इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है, एक मेगाफोन काइंड ऑफ फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, और उसके ऊपर के स्तर अराउंड 1700 के आसपास है, जहाँ पर काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस रहा है। एंड जिस तरीके से कल की गिरावट हुई है, अगर इसमें एक बाउंस बैक मिल जाता है 1680 1670 इस पर्टिकुलर जोन में अगर स्टॉक मिल जाता है ड्यूरिंग द डे, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन ज़रूर बनानी चाहिए। 1705 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस एंड 1600 का होगा एक टारगेट। 1705 का स्टॉप लॉस, 1600 के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। यहाँ पर राय जुबिलेंट फूड में है आपके लिए। सिद्धार्थ सेदानी साहब आनंद आर्थिक रूप से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी आपका भी स्वागत है। लगातार 10,000 के ऊपर आपसे जब जब पूछा आपने कहा खरीदने का वक्त नहीं है, प्रॉफिट बुक करके इंतजार कीजिए करेक्शन का। आपके इंतजार वाला करेक्शन आज आ रहा है, आपका इंतजार पूरा होने की उम्मीद। क्या आज ही खरीद लें या धीरे धीरे खरीद लें? क्या लेवल्स ठीक रहेंगे जहां खरीदना है चाहिए, और खरीदना है तो क्या खरीदना है? आज की पिक ऑफ द डे भी साथ में बता दीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। बिल्कुल 10,000 के ऊपर हमने एक अभियान जो छेड़ा था, पोर्टफोलियो सफाई अभियान, उस पर ही हम जारी थे, और जितने भी इंफीरियर क्वालिटी के स्टॉक है उसको हमने छटाई कर दी, और अच्छी कंपनियां अब आज से लेने की शुरुआत होगी।
आज से लेके मुझे लगता है कि अगर 9,000 के आसपास आता है तो फुल स्विंग में आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि खरीदारी आज से चालू करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी आपको मौका नहीं देता, ये अच्छा मौका दे रहा है। और आज जो पिक ऑफ द डे के हिसाब से स्टॉक लेके आए हैं अनिल जी, वो हेज वाला स्टॉक है, वैसे वाला डेरिवेटिव वाला हेज नहीं। ये स्टॉक में हेज क्यों है? ये एक फार्मा कंपनी है ग्रैन्यूल्स इंडिया। मैंने पिछले हफ्ते भी रेकमेंड किया था, आज इसीलिए हेज के साथ रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ग्रैन्यूल्स ने 200 रुपए में बाईबैक लाया है। मैनेजमेंट 250 करोड़ का बाईबैक लेके आया है, 19 जून को खत्म हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं भाव भी यहाँ पे आसपास है, यहाँ पे जरूर खरीदारी करें, क्योंकि हेज इसीलिए है कि मैनेजमेंट खुद बाई करना चाहती है 200 रुपए में, तो भाव भी यहाँ पे है, जरूर खरीदारी करें। पैरासिटामोल भारत गवर्नमेंट ने खोल दिया है एक्सपोर्ट करना, तो ये कंपनी सबसे बड़ी है उसमें, तो आपको ग्रैन्यूल्स इंडिया में खरीदारी करनी चाहिए 227 रुपए का टारगेट से 227। ओके, ग्रेन्यूल्स में करें खरीदारी, 200 रुपए के आसपास अभी दाम है, 227 का रखेंगे लक्ष्य।